नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जो लास्ट के 2 वीडियो रहे उसमें हमने यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन के संदर्भ में बात करी और उसमें हमने पुर्तगाली कंपनी, डच कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करी थी। पुर्तगाली कंपनी का आगमन भारत में 1498 में होता है। डच कंपनी वहीं 1595-96 के दौर में इंडिया में आती है और जो वेदारा का युद्ध होता है 1759 का, तो अंग्रेज वेदारा के युद्ध में डचों को पराजित कर देते हैं और भारत से भगा देते हैं। तो ये भारत छोड़कर चले जाते हैं और ब्रिटिश कंपनी पुर्तगालियों के साथ एक वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेती है, इसलिए इनके संबंध अच्छे हो जाते हैं। तो अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में डेनिश कंपनी के बारे में और फ्रांस कंपनी के बारे में, क्योंकि बाकी तीनों कंपनियों के बारे में हम पिछले चैप्टरों में या फिर पिछले लेक्चरों में पढ़ चुके हैं। तो ये जो लेक्चर रहेगा इसमें जो पहली कंपनी है उसका नाम है डेनिश कंपनी, जो कि कहाँ की थी? डेनमार्क की। तो डेनमार्क से डेनिश कंपनी भारत में व्यापार के मकसद से आई और ये कब आई? 1616 ईस्वी में। इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि इन्होंने 1620 में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करी। व्यापारिक फैक्ट्री कब स्थापित कर रही है? ये 1620 ईस्वी में। कौन सी कंपनी? डेनिश कंपनी। और व्यापारिक फैक्ट्री जो इसने स्थापित करी उसका स्थान आता है ट्रैंकुबार, जो कहाँ पर है? तंजौर वाला क्षेत्र। तो तंजौर के राजा से इन्होंने ट्रैंकुबार क्षेत्र लिया और वहाँ पर अपनी व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना करी। तो अगर ऑप्शन में तंजौर रहता है तो भी करेक्ट आंसर है और ट्रैंकुबार रहता है तो भी करेक्ट आंसर है। ये क्षेत्र कहाँ है? तमिलनाडु में है ये क्षेत्र, तंजौर या फिर ट्रैंकुबार। उसके बाद क्या होता है? इनका कुछ इतना बड़ा इतिहास यहाँ पे नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने जो है शांति प्रियता की नीति यहाँ पर अपनाई। शांति प्रियता की नीति का क्या मतलब है कि इन्होंने इतना संघर्ष, ये केवल व्यापारिक मकसद से आए थे, इनका यहाँ पर प्रशासन चलाने का कोई उद्देश्य नहीं था। तो इन्होंने 1745 में सारा जो व्यापार है, जो पूरा व्यापार है, ये इनको अंग्रेज़ों को बेच दिया और अंग्रेज़ों को बेचकर ये भारत छोड़कर चले गए। तो इस तरह से एक और कंपनी भारत से चली जाती है। तो पहले डचों को वेदारा के युद्ध में अंग्रेज़ों ने भारत से बाहर निकाल दिया था और उसके बाद जो डेनिश कंपनी है ये भी भारत से चली जाती है। पुर्तगालियों के साथ अंग्रेज़ों के संबंध अच्छे हो जाते हैं, तो पुर्तगाली केवल यहाँ पे व्यापार पे अपना ध्यान लगाते हैं। तो अब संघर्ष जो होगा वो फ्रांस और अंग्रेज़ों के बीच में होगा। तो अगली जो कंपनी का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो फ्रांसीसी कंपनी जो भारत में आती है उससे रिलेटेड कुछ तथ्य हम यहाँ पे देखेंगे कि जब फ्रांसीसी कंपनी का आगमन होता है तो उस समय जो फ्रांस का जो राजा था, फ्रांस का राजा, उसका नाम था लुई 14 या फिर लुई 14। और लुई 14 का एक मंत्री है, उस मंत्री का नाम आता है कोलवर्ट। क्या बात कर रहे हैं हम कि लुई 14 शासक है कहाँ का? फ्रांस का। उसके एक मंत्री का नाम आता है कोलवर्ट। और कोलवर्ट जो मंत्री है वो राज्य के राजकोष का यूज़ करके एक कंपनी की स्थापना करता है और उसी को हम बोलेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये जो कंपनियां हैं ये राजकोष से स्थापित हुई है, इसलिए ये एकमात्र सरकारी कंपनी इसको कहा जा सकता है, सरकारी कंपनी। अभी तक जितनी भी कंपनियां भारत में आई थी, जो पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और डेनिश कंपनी, ये सब प्राइवेट कंपनियां थी। मतलब इनको स्थापित करने वाले कोई न कोई शेयर धारक थे। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किन्होंने चालू करी थी? 72 शेयर धारकों ने। पर जो फ्रांस वाली जो कंपनी है ये किसके द्वारा? राज्य के राजकोष से एक मंत्री द्वारा बनाई गई, जो किसका मंत्री है? लुई 14 का मंत्री है कोलवर्ट। तो कोलवर्ट के द्वारा एक कंपनी स्थापित हुई। तो अगर प्रश्न आता है कि एकमात्र सरकारी कंपनी जो भारत में व्यापार के मकसद से आई,
तो उसका नाम आ जाएगा फ्रांसीसी कंपनी। अब ये भारत में कब आए थे? ये भारत में आए 1464 ईस्वी में, तो सॉरी 1664 ईस्वी में या 1664 में ये भारत में आते हैं और ये अपनी व्यापारिक फैक्ट्री 1668 में मतलब 4 साल बाद स्थापित करते हैं। कहाँ पर? सूरत में। और हमने अंग्रेजों के संदर्भ में भी बात करी थी कि अंग्रेजों ने भी 1608 में सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने की कोशिश करी थी, पर ये यहाँ पर सफल नहीं हो पाई। तो इन्होंने मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में एक फैक्ट्री स्थापित करी और उसके बाद ये जो फैक्ट्री का पूरा काम इन्होंने 1613 ईस्वी में कंप्लीट किया था। तो इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है डिटेल से, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रांसीसी लोगों ने भी अपनी जो व्यापारिक फैक्ट्री है वो सूरत में स्थापित करी। व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित कर रहे हैं ये लोग? सूरत में। तो ये कुछ तथ्य हैं जो हमें याद रखने हैं। बाकी और भी कंपनियां इन्होंने एक के बाद एक इस्टेब्लिश करी, जिसका नाम आता है कि 1659 में ये भी एक फैक्ट्री स्थापित करेंगे मसूलीपट्टनम वाले क्षेत्र में। मसूलीपट्टनम वाले क्षेत्र में 1669 में 1669। 1672 में ये सेंट थोमे जो जगह है मद्रास में, वहाँ पर भी एक फैक्ट्री स्थापित करते हैं और उसी के संदर्भ में ये 1673 में 1673 में एक फैक्ट्री स्थापित करते हैं पौंडीचेरी में। और आपको याद होगा कि भारत आज़ाद हुआ 1947 में और जो फ्रांसीसी लोग हैं उन्होंने पौंडीचेरी को मुक्त किया 1954 में, मतलब आज़ाद होने के 7 साल बाद। जिस तरह हमने पुर्तगालियों के लिए एक बात करी थी कि पुर्तगालियों ने जो गोवा वाला क्षेत्र है इसको 1961 में आज़ाद किया था, ये वाला हिस्सा भारत को 1961 में सौंपा गया था। उसी तरह पौंडीचेरी में जो फ्रांसीसी लोग रहते थे वो फ्रांसीसियों ने जो पौंडीचेरी को 1954 में मुक्त किया था। तो 1673 में ये यहाँ पर व्यापारिक केंद्र स्थापित कर रहे हैं और इसको कब छोड़ेंगे? 1954 में। उसी के साथ ही इन्होंने और भी जैसे 1725 में माहे और 1739 में कराईकल। तो माहे और कराईकल वाले क्षेत्र में भी इन्होंने फैक्ट्रियां स्थापित करी। तो कुछ तिथियां हमको याद रखनी है कि पहली व्यापारिक फैक्ट्री फ्रांसीसियों द्वारा कब स्थापित करी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि 1668 में जब ये आए उसके 4 साल बाद। उसके बाद यहाँ पर एक पौंडीचेरी वाला क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन्होंने यहाँ पर 1673 ईस्वी में पौंडीचेरी में फैक्ट्री स्थापित करी। उसके बाद 1725 में माहे और 1739 में कराईकल वाले क्षेत्र में इन्होंने एक फैक्ट्री स्थापित करी। अब यहाँ पर इनकी बेसिक जानकारी तो पूरी हो जाती है, पर यहाँ पर हमको एक चीज़ और देखना है कि जो अंग्रेज हैं और फ्रांसीसी लोग हैं इनका संघर्ष होता है, उन संघर्षों को हम जानेंगे और वो संघर्ष हम देखेंगे कर्नाटक युद्धों के माध्यम से। तो 3 कर्नाटक युद्ध हमको इस टॉपिक में पढ़ने हैं और उन तीनों कर्नाटक युद्ध की बात करें तो ये जो क्षेत्र है भारत का ये है कर्नाटक, यहाँ वाला क्षेत्र है कर्नाटक वाला क्षेत्र और इधर वाला क्षेत्र है हैदराबाद वाला क्षेत्र। तो संघर्ष कर्नाटक और हैदराबाद के यहाँ भी चालू होता है, उसको हम भी यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला जो कर्नाटक युद्ध है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का समय आता है 1746 से 1748। ध्यान से समझना, पहला कर्नाटक युद्ध की बात हम कर रहे हैं, समय है 1746 से 1748। इसके कारण की बात करें तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि ऑस्ट्रिया में संघर्ष हो रहा है, उसका प्रभाव कहाँ पे पड़ेगा? भारत में। और ये किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि ये युद्ध हो रहा है किसके बीच में? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में।
तो अंग्रेजों जो अंग्रेज शक्ति है वहाँ का एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है बार्नेट। कौन है अंग्रेजों में? बार्नेट। तो बार्नेट क्या करता है, समुद्र में जो फ्रांसीसी जहाज होता है, फ्रांसीसी एक जहाज होता है, उस जहाज को ध्वस्त कर देता है। ऑस्ट्रेलिया में संघर्ष हो रहा है, तो जब यहाँ पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी तो अंग्रेज क्या करेंगे, फ्रांसीसियों को और फ्रांसीसी अंग्रेजों को क्या करेंगे, हर जगह पे युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो अंग्रेजों ने, बार्नेट जो व्यक्ति है अंग्रेजों का, उन्होंने फ्रांसीसी जहाज को क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। अब इसका बदला लेंगे फ्रांसीसी किससे, अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों के जो अधिकार में एक क्षेत्र रहता है उस टाइम मद्रास का क्षेत्र, ये किसके अधिकार में है, अंग्रेजों के अधिकार में। तो फ्रांसीसी क्या करेंगे कि इस क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रांसीसियों में जो फ्रांसीसी गवर्नर है जिसका नाम है डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, और मॉरिशस में फ्रांसीसियों का गवर्नर है, मॉरिशस का गवर्नर है जो फ्रांसीसी है, उसका नाम है लो बर्डेनो, लो बर्डेनो। तो ये क्या करेंगे, इस मद्रास वाले क्षेत्र पर अटैक कर देंगे, आक्रमण कर देंगे। तो यहां पर हमने क्या बात करी कि ऑस्ट्रेलिया में उत्तराधिकार का संघर्ष हो रहा है, उसी का नतीजा क्या निकल रहा है कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के एक जहाज को ध्वस्त कर दिया, और उसका बदला फ्रांसीसी लोग कैसे लेंगे कि जो अंग्रेजों के अधिकार में क्षेत्र है मद्रास वाला क्षेत्र, जो किसका भाग है, कर्नाटक का भाग। तो कर्नाटक का भाग है मद्रास वाला क्षेत्र जो किसके अधिकार में है, अंग्रेजों के अधिकार में है। तो इस क्षेत्र पर अटैक कर देते हैं फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले और मॉरिशस का गवर्नर लो बर्डेनो। यहां तक की पिक्चर एकदम क्लियर होती है। अब क्या है कि कर्नाटक का नवाब उस टाइम था अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन। अब अनवरुद्दीन ये सब देखता है, बोलता है कि मेरे क्षेत्र में जो मद्रास है, जो कर्नाटक वाला जो मेरा, ये कर्नाटक का नवाब है, कौन है, अनवरुद्दीन। तो अनवरुद्दीन ऑब्जेक्शन करता है कि मद्रास पर आप आक्रमण क्यों कर रहे हो। तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले इसको क्या आश्वासन देता है कि हम अंग्रेजों से ये मद्रास छीनकर आपको दे देंगे। डुप्ले ने क्या कहा अनवरुद्दीन को कि हम मद्रास वाला क्षेत्र अंग्रेजों से छीनकर आपको दे देंगे। पर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले और मॉरिशस का जो गवर्नर है, जो भी फ्रांस का ही है, लो बर्डेनो, ये मद्रास को, कर्नाटक को नहीं देते, कर्नाटक को नहीं देते, मतलब धोखा देते हैं। तो अनवरुद्दीन कर्नाटक से सेना भेजता है और फ्रांसीसियों पर आक्रमण करता है, फ्रांसीसियों पर आक्रमण करता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट थोमे का युद्ध। कौन सा युद्ध, सेंट थोमे का युद्ध। किसके बीच हो रहा है, अनवरुद्दीन की सेना और फ्रांसीसियों की सेना के बीच। और यहां पर सेंट थोमे के युद्ध में कर्नाटक की हार हो जाती है। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, आप फिर से ध्यान से सुनिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में संघर्ष हो रहा है, उसका नतीजा भारत में देखने को मिलता है। और किस प्रकार देखने को मिलता है कि अंग्रेजी जो व्यक्ति है वो बार्नेट फ्रांसीसी जहाज को ध्वस्त कर देता है, और उसका बदला फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले और मॉरिशस गवर्नर लो बर्डेनो किस प्रकार लेते हैं, मद्रास पर अटैक करके। मद्रास के अटैक पर ऑब्जेक्शन करता है अनवरुद्दीन, जो कर्नाटक का नवाब है। वो कहता है कि मद्रास पर आक्रमण क्यों कर रहे हो। तो डुप्ले इसको आश्वासन देता है कि हम मद्रास को अंग्रेजों से छीनकर आपको दे देंगे। पर ऐसा नहीं होता, तो कर्नाटक का नवाब सेना भेजता है और फ्रांसीसियों और कर्नाटक का युद्ध होता है, जिस युद्ध की जगह है वह है सेंट थोमे, और सेंट थोमे का युद्ध इसको कहा जाता है। और यहाँ पर कर्नाटक या फिर अनवरुद्दीन की सेना की हार होती है। उसके बाद जब ये सब पिक्चर चल रही होती है, तो इसके बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक संधि हो जाती है जिसका नाम है एक्सला सापेल की संधि, एक्सला सापेल की संधि। और ये संधि का समय होता है 1748 का। तो 1748 में एक संधि हो गई, एक्सला सापेल की संधि। किस किस के बीच में हुई ये, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। तो ये जो मद्रास वाला क्षेत्र है, फ्रांसीसी अंग्रेजों को वापस लौटाते हैं और युद्ध का समापन हो जाता है। तो ये था पूरा कर्नाटक, फर्स्ट कर्नाटक वार
जो 1748 में एक्सला-सापेल की संधि के साथ खत्म होता है। तो यहाँ पर हमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह क्या ध्यान रखने हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसकी शुरुआत हुई थी 1746 में और 1748 में ये खत्म हो जाता है। इसके कारण की बात करें तो इसका कारण क्या है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का संघर्ष। इस कर्नाटक युद्ध के बाद कौन सी संधि होती है, उसका नाम है एक्सला-सापेल की संधि। और इस संधि में क्या होता है कि फ्रांसीसी द्वारा अंग्रेजों को मद्रास दे दिया जाता है और इसके साथ ये प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम है कि इस समय जो फ्रांसीसी गवर्नर भारतीय जो था, फ्रांसीसी गवर्नर, उसका नाम है डुप्ले। ठीक है। कर्नाटक का नवाब क्या है, कर्नाटक का नवाब है अनवरुद्दीन। और मॉरिशस में जो फ्रांसीसी गवर्नर है, मॉरिशस में फ्रांसीसी गवर्नर, उसका नाम आ जाता है लोबर्डेनो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो हमको ध्यान रखने हैं। और अंग्रेजी कमांडर जिसने जहाज को ध्वस्त किया था उसका नाम था बार्नेट। तो इस तरह से ये प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। कौन सी संधि के साथ, एक्सला-सापेल की संधि के साथ। उसके बाद दूसरा कर्नाटक युद्ध चालू होता है। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध को समझते हैं। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध का प्रारंभ होता है 1749 में और खत्म होता है 1754 में। इसके कारण की बात करें तो इसका कारण भारतीय ही था और इसका कारण था हैदराबाद व कर्नाटक के उत्तराधिकार का संघर्ष क्यों होगा, क्योंकि साउथ इंडिया में ये वाला क्षेत्र कर्नाटक है और ये वाला क्षेत्र हैदराबाद है। तो ये दोनों आपस में पास हैं। तो इसी कारण यहाँ पर उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होता है और संघर्ष का अंत होता है एक संधि के साथ और उस संधि का नाम आता है पौंडीचेरी की संधि। पौंडीचेरी की संधि होती है 1755 में और उसके साथ ये युद्ध खत्म हो जाता है। अब युद्ध को हम समझेंगे कि युद्ध किस प्रकार होता है। तो इस प्रकार देखेंगे कि हैदराबाद रियासत है और एक रियासत है कर्नाटक। ये है नासिर जंग और एक व्यक्ति का नाम आता है अनवरुद्दीन। एक व्यक्ति है मुजफ्फर जंग और एक और व्यक्ति का नाम आता है चंदा साहब। और यहां पर है अंग्रेज और ये है फ्रांसीसी गवर्नर कौन है, डुप्ले। अब इसको इस तरह चार्ट से समझो कि जो हैदराबाद और कर्नाटक है, तो अंग्रेज चाहते हैं कि कर्नाटक का नवाब कौन बने, अनवरुद्दीन बने और हैदराबाद का नवाब बने नासिर जंग। अंग्रेज क्या चाह रहे हैं कि कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन बने और हैदराबाद का नवाब बना रहे नासिर जंग। तो अनवरुद्दीन पहले भी कर्नाटक का नवाब था, तो ये अंग्रेज चाह रहे हैं कि ये और आगे समय तक बना रहे। पर फ्रांसीसी क्या चाहते हैं कि एक व्यक्ति है चंदा साहब और एक व्यक्ति है मुजफ्फर जंग। इन दोनों व्यक्तियों को ये बनाना चाहते हैं कर्नाटक का नवाब और मुजफ्फर जंग को बनाना चाहते हैं हैदराबाद का नवाब। मैंने क्या कहा कि अंग्रेज चाहते हैं कि कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन बना रहे और नासिर जंग हैदराबाद का नवाब बन जाए। पर फ्रांसीसी चाहते हैं अनवरुद्दीन को हटा के चंदा साहब को बनाना और मुजफ्फर जंग को बनाना चाहते हैं नासिर जंग को हटाकर। अब डुप्ले क्या करता है
डुप्ले, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग, ये तीनों मिल जाते हैं और तीनों मिलके अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर देते हैं और अनवरुद्दीन को मार देते हैं। और इस युद्ध को बोलते हैं अंबूर की लड़ाई। अंबूर की लड़ाई। तो अंबूर की लड़ाई में मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले मिलकर किसको खत्म कर दे रहे? अनवरुद्दीन को। और अनवरुद्दीन को मारकर चंदा साहब को क्या बना देते हैं? कर्नाटक का नवाब बना देते हैं। और उसी के बाद कुछ टाइम बाद ये तीनों वापस नासिर जंग को मार देते हैं और मुजफ्फर जंग को क्या बना देते हैं? हैदराबाद का नवाब बना देते हैं। तो इस तरह से हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार का संघर्ष द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण रहता है। अंग्रेज इनको सपोर्ट करते हैं और फ्रांसीसी इनको सपोर्ट करते हैं, इसलिए फिर से एक संधि होती है, पौंडीचेरी की संधि 1755 में, जिसके साथ द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। पर इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि फ्रांसीसी गवर्नर का नाम है डुप्ले और फ्रांसीसी गवर्नर चंदा साहब और मुजफ्फर जंग अनवरुद्दीन को मारते हैं। उस लड़ाई को बोलते हैं अंबूर की लड़ाई। तो इस तरह से पौंडीचेरी की संधि के साथ ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1754 में खत्म हो जाता है और 1755 में एक संधि होती है, पौंडीचेरी की संधि। उसके बाद जो अगला युद्ध है उसका नाम आता है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका कारण भी भारत में नहीं है। इसका कारण भी भारत में नहीं है और इस युद्ध के बाद जो फ्रांसीसी है वो भी चुप हो जाएंगे और केवल भारत में अंग्रेजों का ही राज रहेगा। तो इसका कारण है कि जो यूरोप वाला क्षेत्र है, यूरोप में 7 वर्षों तक चलने वाले युद्ध इसके कारण थे। तो यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध इसका कारण रहते हैं। इसका कारण क्या है? यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध। अब सप्तवर्षीय युद्ध होते हैं तो उनका जो प्रभाव है भारत में पड़ता है और भारत में जब इसका प्रभाव पड़ता है तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं वांडी वाश का युद्ध। वांडी वाश का युद्ध होता है कब? 1760 में। 1760 में किस किस के बीच युद्ध हो रहा है? फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में वांडी वाश का युद्ध होता है और फ्रांस को अंग्रेज हरा देते हैं। और हराने के बाद जो एक संधि होती है, उस संधि का जो नाम है वो संधि होती है पेरिस की संधि। तो पेरिस की संधि, और पेरिस की संधि होती है 1763 में। इसके साथ तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध चलता है 1556 से 1763। तो जैसे ही युद्ध खत्म होगा संधि होगी और संधि के साथ युद्ध क्या है? खत्म हो जाएगा। पर इस संधि में क्या शर्तें निर्धारित की गई कि जो फ्रांस है, फ्रांसीसी कंपनी है, वो भारत में केवल व्यापार करेगी और अंग्रेजों के मध्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। और जो वांडीवास का जो युद्ध हुआ उसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व करता है उसका नाम आता है आयरकूट। आयरकूट। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था काउंट डी लाली ने। तो काउंट डी लाली फ्रांस की सेना का नेतृत्व करता है, अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व करता है आयरकूट। और वांडी वाश का युद्ध होता है जिसमें क्या है? फ्रांस को चुप करा दिया जाता है और पेरिस की संधि के साथ तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। तो एक बार में इसको देखते हैं कि जो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध, सेकंड कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध, इसको यहीं पर याद करेंगे। तो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध चालू होता है 1746 से 1748 के बीच और 1748 के एक साल बाद 1749 से ये चालू होता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1754 तक, और 1756 से 1763 तक तृतीय कर्नाटक युद्ध। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध के कारण की बात करें तो कारण क्या है? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का संघर्ष। कहाँ पे हो रहा है? ऑस्ट्रिया में। उसके साथ ही एक संधि का नाम हमको ध्यान रखना है फर्स्ट कर्नाटक युद्ध का, एक्सला सापेल की संधि। एक्सला सापेल की संधि।
कब होती है? 1748 ईस्वी में। जैसे ही युद्ध खत्म होगा उसी टाइम संधि का तारीख रहेगी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण हैदराबाद रियासत, हैदराबाद एवं कर्नाटक में उत्तराधिकार का संघर्ष, और इसके कारण जो संधि होती है उस संधि का नाम है पौंडीचेरी की संधि। पौंडीचेरी की संधि कब होती है? 1755 में। उसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो कारण है वो है सप्तवर्षीय युद्ध। कौन सा युद्ध? सप्तवर्षीय युद्ध, जो कहाँ हो रहे हैं? यूरोप में। और इस टाइम जो संधि होती है उसका नाम आता है पेरिस की संधि। तो 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं, 1746 से 48, 49 से 54 और 56 से 63 के बीच में। पहली संधि होती है एक्सला-सापेल की संधि, सेकंड कर्नाटक युद्ध में पौंडीचेरी की संधि, और तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि। तो ए पा पे ऐसे ध्यान रखना है, ए पा पे मतलब एक्सला-सापेल, पीए से पांडिचेरी और पीई से पेरिस की संधि। पेरिस की संधि का समय 1763 है, और यह संधि कौन से युद्ध के बाद हुई थी? वांडी वाश के युद्ध के बाद। तो 2 निर्णायक युद्ध हमने देखे कि जो डच लोग थे उनको अंग्रेजों ने वेदारा के युद्ध में पराजित किया था, और फ्रांस को वाश कर दिया कौन से युद्ध में? वांडी वाश के युद्ध में। तो फ्रांस को क्या कर दिया? वाश कर दिया, और बेदर्दी से डचों को हरा दिया बेदारा के युद्ध में। तो बेदर्दी से याद रखना है डच वेदारा, और वॉश कर दिया किसको? फ्रांस को। तो ये वांडी वॉश का युद्ध होता है जिसमें 1760 में वांडी वॉश का युद्ध होता है, और संधि है 1763 में। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इस तरह से ये 3 कर्नाटक युद्ध के साथ फ्रांस का जो अस्तित्व है वह केवल व्यापार तक सीमित हो जाता है, और बाद में जो अंग्रेज है वो अपना और प्रशासनिक कार्य करते हैं और पूरे भारत पे धीरे धीरे रियासतों पे कब्जा करना चालू कर देते हैं। तो इस तरह से ये यूरोपीय कंपनियों के बारे में ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है, और सारी यूरोपीय कंपनियों के बारे में हमने बात करी। अब एक और प्रश्न एग्जाम में अक्सर आ जाता है कि सबसे अंत में आने वाली यूरोपीय कंपनी कौन सी है? सबसे अंत में आने वाली कंपनी कौन सी है? तो याद रखना स्वीडिश कंपनी भी भारत में आई थी। स्वीडिश कंपनी आई थी 1731 में, पर इसका भारत में इतना प्रभाव नहीं रहा। ये इसका मेन बिजनेस चीन में था, चाइना में। तो आने का क्रम पूछे तो स्वीडिश सबसे लास्ट में आएंगे 1731 में, पर क्या है, इनका मेन बिजनेस कहाँ रहेगा? चीन में। तो इनका इतना इतिहास भारत के संदर्भ में नहीं है। तो हमने सारी कंपनियों के बारे में बात कर ली। पुर्तगाली कंपनी, और उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, और अंत में फ्रांस। तो इसको याद करने का भी एक तरीका है, इसको लिखो P, इसको D, इंग्लिश को अंग्रेजों को E से लिखो और फ्रांस को F से लिखो, PDEF। इस तरह से क्रम ध्यान रखो, PDEF। बीच में इसको डेनिश को भी याद कर लेना। तो इनके क्रम अगर कहीं आता है एग्जाम में तो इस क्रम से अपन याद रख सकते हैं। तो ये लेक्चर था। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। उसके साथ ही हम आगे भी और वीडियो लेके आते रहेंगे आधुनिक भारत और प्राचीन भारत से रिलेटेड। धन्यवाद साथियों।